आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद प्रभावशाली और उतने ही विवादित व्यक्तित्व की बात करने वाले हैं। राजीव दीक्षित, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने आधुनिक भारत में स्वदेशी के मायने पूरी तरह बदल दिए। एक इंजीनियर से लेकर जमीनी कार्यकर्ता बनने का सफर और फिर एक रहस्यमयी मौत। चलिए सीधे इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। आज का हमारा एजेंडा 5 अहम हिस्सों में बंटा है। पहला, एक इंजीनियर का एक्टिविस्ट बनना। दूसरा, स्वदेशी विचारधारा के मुख्य स्तंभ। तीसरा, भारत स्वाभिमान गठबंधन का उदय। चौथा, वो अचानक हुई मौत। और पांचवां, वो अनसुलझा रहस्य जो आज भी कायम है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द इंजीनियर टर्न्ड एक्टिविस्ट, यानी क्लासरूम से लेकर जमीनी स्तर तक का सफर। अगर हम इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो 1967 में यूपी में जन्म के बाद उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था 1984 की भोपाल गैस त्रासदी। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी की लापरवाही से हुए इस हादसे ने उनके अंदर एक गहरी बगावत को जन्म दिया। इसी आक्रोश के चलते 1992 में आज़ादी बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई। 2004 में बाबा रामदेव के साथ उनकी पार्टनरशिप हुई और फिर 2010 में वो दुखद अंत सामने आया। अक्सर हम देखते हैं कि सोशल एक्टिविस्ट्स का बैकग्राउंड आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज से होता है, लेकिन यहाँ कहानी बिल्कुल अलग है। इलाहाबाद से बीटेक और फिर देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक आईआईटी कानपुर से एमटेक। ये पूरी तरह से एक सॉलिड टेक्निकल फाउंडेशन था। इसी लॉजिकल और एनालिटिकल अप्रोच ने उनकी जीवन भर की वकालत को एक बहुत ही वैज्ञानिक ढांचा दिया। और इस टेक्निकल माइंडसेट का इम्पैक्ट जरा इन आंकड़ों में देखिए। 13,000, जी हाँ, 13,000 से भी ज्यादा पब्लिक लेक्चर्स। उन्होंने अपने इस लॉजिकल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके पूरे देश में गांव-गांव तक अपना मैसेज पहुंचाया। ऑडियो कैसेट्स और सीडीज के जरिए उनकी बातें हर घर में गूंजने लगी। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, पिलर्स ऑफ स्वदेशी आइडियोलॉजी, खासतौर पर अर्थशास्त्र और हेल्थ केयर को लेकर उनके बुनियादी विचार। स्वदेशी का उनका कॉन्सेप्ट आखिर था क्या? ऐतिहासिक तौर पर यह महात्मा गांधी की आत्मनिर्भरता की रणनीति थी, लेकिन इतिहासकार धर्मपाल के शोध से प्रभावित होकर राजीव दीक्षित ने इसे मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन और नव उदारवाद के खिलाफ एक अचूक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। उनका सीधा टारगेट था विदेशी मल्टीनेशनल कंपनियों का एकाधिकार तोड़ना। उनका साफ मानना था कि जिसे हम इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कहते हैं, वो असल में औपनिवेशिक नियंत्रण यानी कोलोनियल कंट्रोल का ही एक नया रूप है। पश्चिम पर हमारी निर्भरता, बढ़ता हुआ अंधाधुंध उपभोक्तावाद और कृषि क्षेत्र का कमजोर होना, इन्हीं सब कारणों को उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था के गिरने और किसानों की आत्महत्याओं का जिम्मेदार ठहराया। और सिर्फ अर्थशास्त्री नहीं, हेल्थ केयर को लेकर भी उनका स्टैंड बहुत क्लियर और आक्रामक था। एक तरफ उन्होंने एलोपैथी यानी मॉडर्न मेडिसिन को पूरी तरह से नकार दिया। उन्होंने लोगों को खुलेआम सलाह दी कि वे विदेशी दवा कंपनियों पर भरोसा करना बंद करें, और दूसरी तरफ पारंपरिक आयुर्वेद और स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों को जोर शोर से प्रमोट किया। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, द भारत स्वाभिमान अलायंस। ये वो समय था जब उनका जमीनी आंदोलन महज एक अभियान न रहकर एक बड़ी राजनीतिक ताकत में बदलने लगा। इस बदलाव को हम आसानी से समझ सकते हैं। आज़ादी बचाओ आंदोलन शुरुआत में एक इंडिपेंडेंट संस्था थी जिसका लक्ष्य मुख्य रूप से विदेशी कंपनियों का विरोध करना था, लेकिन 2004 में बाबा रामदेव के साथ मिलकर भारत स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत हुई। अब उनका लक्ष्य और भी व्यापक हो गया था, स्वदेशी, योग, आयुर्वेद को बढ़ावा देना और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक संगठित लड़ाई लड़ना। और इस अलायंस का सबसे बड़ा कदम सामने आया मार्च 2010 में। भारत स्वाभिमान पार्टी लॉन्च की गई, जिसका सीधा टारगेट था 2014 के आम चुनाव। व्यवस्था परिवर्तन के लिए देशव्यापी अभियान शुरू हो गए और देखते ही देखते स्वदेशी का मुद्दा मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के केंद्र में आ गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। सेक्शन 4, ए सडन कार्डियक डेथ। छत्तीसगढ़ में हुई वो अचानक त्रासदी, 30 नवंबर 2010। इसी दिन ऐसा क्या हुआ था? ये उनका 43वां जन्मदिन था। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में एक अभियान यात्रा के दौरान वो अचानक बाथरूम में गिर पड़े। अस्पताल ले जाने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया, और इसी के साथ उस विशाल राजनीतिक अभियान पर अचानक और पूरी तरह से ब्रेक लग गया। मौत के बाद 2 बिल्कुल अलग अलग नैरेटिव सामने आए। एक तरफ ऑफिशियल मेडिकल रिपोर्ट थी जिसके मुताबिक मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट था,
और बताया गया कि अपनी विचारधारा पर अडिग रहते हुए उन्होंने एलोपैथिक इलाज लेने से साफ मना कर दिया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनके कई समर्थकों ने गहरी शंकाएं व्यक्त की। उनका दावा था कि मौत के बाद शरीर नीला पड़ गया था, जो उनके हिसाब से आधिकारिक रिपोर्ट को चुनौती देने और किसी साजिश का इशारा था। और इन्हीं शंकाओं ने जन्म दिया हमारे 5वें और आखिरी हिस्से को, द एंड्योरिंग अनसॉल्व्ड मिस्ट्री, वो सवाल जिनके जवाब आज तक नहीं मिले। मौत के बाद जो फैसले लिए गए वो और भी ज्यादा विवादित थे। पार्थिव शरीर को हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ लाया गया। परिवार और उनके पुराने सहयोगियों की साफ मांग थी कि मौत की असली वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम जरूर होना चाहिए। लेकिन सोर्सेस के मुताबिक बाबा रामदेव के आग्रह पर इस मांग को दरकिनार कर दिया गया और बिना पोस्टमार्टम के ही अंतिम संस्कार हो गया। इसी एक फैसले ने समर्थकों के बीच हमेशा के लिए एक संशय और दरार पैदा कर दी। ये शंकाएं वक्त के साथ खत्म नहीं हुईं, बल्कि इतनी हावी हो गईं कि लगभग एक दशक बाद 2019 में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी पीएमओ को राजीव दीक्षित की मौत की रहस्यमयी परिस्थितियों की एक नई जांच के आदेश देने पड़े। तो अंत में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी ऑफिशियल नैरेटिव्स को, टेक्निकल डेटा और लॉजिक से चुनौती दी, उसकी खुद की मौत आज तक एक पहेली क्यों बनी हुई है? क्या कभी उस अचानक हुई मौत का पूरा सच निर्णायक रूप से दुनिया के सामने आ पाएगा? इस सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।